नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। कोरोना को लेकर लगातार हम तमाम सारी सूचनाएं आपको देते आ रहे हैं, लेकिन लगातार कोई इंटरव्यू अगर आपको दिखाते आ रहे हैं तो वो है जाने माने डॉक्टर रवि जोशी साहब का। तो एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सादर नमस्कार भैया, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आपने पुनः मुझे एक बार आपके श्रोताओं से इंदौर से वाकिफ होने का दोबारा एक मौका दिया। उसके पीछे कारण है सर कि जो हम 3 या 4 शो लगभग आपके साथ कर चुके हैं, आपके हर शो में एक नई जानकारी निकल कर आती है। लगातार हमारे दर्शकों के फोन इस बात को लेकर आते रहे कि डॉक्टर रवि जोशी साहब का इंटरव्यू कीजिए, हम वो फिर देखना चाहते हैं, कोई ना कोई फिर नई जानकारी मिलेगी। तो अभी सूरत हाल क्या है सर? सर, सूरत हाल ये है कि कोरोना हर जगह अपना पाँव पसार रहा है। ऐसे ऐसे जगह जहाँ पे पहले वो नहीं था, जैसे अपन मान लिए सेंधवा, बड़वानी, झाबुआ, जहाँ पे उसके इतने केसेस नहीं आ रहे थे, अब वहाँ पे बहुतायत में उसके केस आ रहे हैं। और कोई भी नई एरिया को जब भी कोरोना या कोविड की बीमारी इन्वॉल्व करती है, तब उसकी तीव्रता अधिक हो रही है। तो अभी उन जगहों के केसेस थोड़े सीरियस आ रहे हैं। इंदौर के केसेस अपेक्षाकृत माइल्ड या मीडियम वैरायटी के ज्यादा आ रहे हैं। आपने कहा सर कि तीव्रता उनकी जो है आसपास के क्षेत्र में ज्यादा है, इंदौर में वो तीव्रता कम हो चुकी है, तो इसके पीछे कारण क्या है? सर, बहुत हद तक एक एक क्या कहते हैं, इम्यूनिटी, एक्सपोजर और अर्ली आइडेंटिफिकेशन, किसी भी बीमारी को डील करने का कोई सिस्टम होता है। तो इंदौर महानगरी में चूंकि प्रशासन ने इतने अभूतपूर्व स्तर पे अवेयरनेस, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, डॉक्टर्स में अवेयरनेस और टियरिंग का काम किया है, जैसे येलो ग्रीन, अब येलो हटा के ग्रीन और रेड बना देना, तो इससे अवेयरनेस का लेवल बहुत अधिक हो गया है। टेस्टिंग बहुत अच्छी है इंदौर में। तो इन वजहों से इन चीजों की पहचान जल्दी हो रही है, और आई फील कि जल्दी ये केस पकड़ में आ रहे हैं हमारे। वहीं पे ये चीज पेरिफेरी में अपन समझ सकते हैं कि करना डिफिकल्ट है, और उसी वजह से वहां पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है। आसपास के क्षेत्रों में क्या कारण है? या तो डॉक्टर्स वहां पर वेल ट्रेंड नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, और कुछ भी कारण निकल कर आता है? नहीं, निश्चित रूप से सर, ट्रेनिंग तो सब प्रॉपर है, क्योंकि सभी गवर्नमेंट आजकल ऑनलाइन के जरिए सभी जगह अपने प्रॉपर प्रोटोकॉल्स पहुंचा रही है। बट एक सुविधाओं की भी बात होती है सर, हर जगह आईसीयू पे हायर आईसीयू फैसिलिटीज, हाई फ्लो ऑक्सीजन, वेंटिलेटर वाला केयर हर जगह तो संभव नहीं हो पाता है। इस वजह से मेरा मानना है कि वहां से यहाँ शिफ्ट करना पड़ रहे हैं केसेस, और उन केसेस को थोड़ा सा अभी हमको जूझना पड़ रहा है। आपने कहा कि वेंटिलेटर और आईसीयू, अगर हम इसकी बात करें तो जो केस आ रहे हैं इंदौर के, आपने कहा कि थोड़े से उसकी जो तीव्रता है वो कम लिए हुए है, बाहर के केसेस में तीव्रता ज्यादा है। तो क्या ये पेशेंट सीधे आईसीयू या वेंटिलेटर पर जा रहे हैं? सर, अधिकांश पेशेंट्स को हम देखते हैं तो हमको 3 कैटेगरी में बाँटना पड़ता है। एक वो होते हैं जो माइल्ड होते हैं, एक वो जो मीडियम होते हैं, और एक वो जो सीवियर होते हैं। तो अगर हम देखें तो किसी शहर प्रॉपर से, जैसे इंदौर शहर प्रॉपर से अगर अपन केसेस को देखें, तो वो माइल्ड या मीडियम कैटेगरी में या तो वार्ड एडमिशन, आइसोलेशन वार्ड या फिर स्टेप डाउन आईसीयू तक सीमित ज्यादा हैं। जी। वहीं पे अगर अपन देखें कि जो पेरिफेरी का पेशेंट है, वो मीडियम से सीवियर कैटेगरी में उनका प्रतिशत ज्यादा है। ऐसा नहीं कि उनमें माइल्ड नहीं आ रहे हैं, माइल्ड भी आ रहे हैं, पर सीधे एकदम टॉप मोस्ट आईसीयू की रिक्वायरमेंट रखने वाले भी आ रहे हैं। तो एक बात बताइए, कोरोना हो जी। गया, ऐसे ही जब किसी व्यक्ति को सूचना मिलती है तो उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। खराब से मतलब मानसिक संतुलन बिगड़ने की स्थिति आ जाती है, परेशान हो जाता है। आपकी क्या सलाह है? मेरी एक ही सलाह है कि इससे बिल्कुल भी परेशान ना हो। हर वो व्यक्ति जो पॉजिटिविटी, जिंदा-दिली और विश्वास लेके चला है, और जिसने अपने डॉक्टरों पे, इलाज की पद्धतियों पे भरोसा किया है, वो 100% इस बीमारी से निकल के घर वापस गया है। और यही सच्चाई है जो 3 महीने पहले भी लागू थी और आज भी लागू है। अभी जिस तरह के पेशेंट आ रहे हैं डॉक्टर साहब, आपने कहा कि बाहरी क्षेत्रों में तीव्रता ज्यादा है, शहरी क्षेत्र में तीव्रता कम है, और उसका श्रेय आपने इंदौर के प्रशासन को दिया है जिन्होंने माकूल इंतजाम किए हैं। बाहर के क्षेत्रों में क्या लग रहा है, पेशेंट्स को थोड़ा सा एजुकेट करने की जरूरत है, और सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ फॉलो नहीं हो रही, ये भी बड़ा कारण है? सर, हफ्ते भर पहले की मेरी एक यात्रा रही उज्जैन को, जहाँ मैं एग्जाम लेने गया था एक मेडिकल कॉलेज में, आरडी गार्डी में।
जी। तो वहां पे मैंने इंदौर के टोल नाके को क्रॉस करते बराबर जो मंजर देखा, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग, जहाँ पे मास्क का उपयोग, जहाँ पे जो कहते हैं कि बेसिक जो नियम हमको बताए जा रहे हैं, वो पूरे रास्ते देखने में मुझे नहीं मिले। हम ये पाते हैं कि वहाँ का जो माहौल सामान्यतः दिखा, वो अभी भी एक कोविड कंड्यूसिव चीज नहीं थी। माहौल उस तरह का नहीं लगा आपको वहां पर? जी सर, निश्चित रूप से मुझे उस चीज की जागरूकता और उस चीज के प्रति सीरियसनेस कम दिखी सर। क्या लगता है जिस तरह से सरकार ने, अगर हम जिला प्रशासन की बात करें तो इंदौर में काफी अच्छा अभियान चलाया, उसका एक परिणाम भी सकारात्मक आया। अगर हम आज भी मार्केट में जाते हैं तो मास्क की बात करें तो 95% से ऊपर लोग मास्क पहने हुए दिखते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं कहीं फॉलो नहीं हो पा रही है, तो एक बड़ा कारण ये है कि जो मास्क पहने उस वजह से भी थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। सर देखिए, निश्चित रूप से जो सोसाइटी के लिए इंडिकेटेड है कि आपको एक रूटीन घर पे बना हुई हैंडमेड या क्लॉथ मास्क आपके लिए चलेगा। उस मास्क का उपयोग निश्चित रूप से अब हम काफी अच्छे स्तर पे इंदौर प्रॉपर में सभी जगह देख सकते हैं, और उस मास्क के उपयोग से इसकी बेसिक कंट्रोल तो हमको मिला है। बट अगर आप देखेंगे तो अभी भी मास्क के उपयोग में सिंसियरिटी यूं प्रॉब्लम आती है कि व्यक्ति घंटे भर तो उसको पहनता है, पर वो 10-15 मिनट उसको नीचे कर लेता है, या 10-15 मिनट एक कान बोझ होने लगता है तो एक कान को हटा के फिर उसको थोड़ा रेस्ट लेने की कोशिश करता है। तो अब प्रैक्टिकली ये बात संभव भी नहीं है कि कोई पूरे टाइम पे वो मास्क पूरे तरह से लगा के रखे। बट अगर उस मास्क के उपयोग को प्रॉपर रखे, बाहर व्यक्ति घर के उतनी देर रहे जितना उनका काम है, वो अगर इन चीजों का पालन करे तो शायद मास्क उसकी उपयोगिता को और अच्छे से सिद्ध कर पाएगा। मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पर जानना चाहता हूँ कि आप लगातार पूरे समय कोरोना पेशेंट को ट्रीट करने में लगे होते हैं। दिन में मुझे लगता है 2 से 3 बार पीपीई किट भी आपको चेंज करना पड़ती होगी। तो अभी पहले कोरोना के पहले के जो आपका ट्रीटमेंट का सिस्टम था, अब काफ़ी सतर्कता के साथ पूरी बॉडी पैक करके चलना पड़ती है। तो आपकी लाइफ़स्टाइल में कितना परिवर्तन आया है इससे? जमीन आसमान का परिवर्तन आया है सर। और पहले जहाँ पे क्या कहते हैं कि एक फ्रीडम था कि कहीं पे भी आप पेशेंट देख लें, अगर कोई पेशेंट आपको आपके पार्किंग में भी दिख जाता है तो कार के बोनेट पे भी कभी-कभी पेशेंट, मतलब अगर जल्दी रही तो देख लेते थे। बट अब वो सिंसियरिटी और अब वो पिक्युलरिटी है कि हमको मरीज को एक निश्चित किट पहन के एक प्रॉपर प्लेस पे ही देखना है, और उनको बिना पूरी किट पहने हुए एग्जामिन कर पाना ठीक उचित बात नहीं है। उन सारे ही रूल्स का फॉलो करना पड़ रहा है। इसलिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये आया है कि अपॉइंटमेंट सिस्टम से मरीज देखने की जो एक एक सिस्टम को अब बहुत ज्यादा रेगुलरिटी मिली है सर। ये एक बहुत मेजर डिफरेंस आया है मेरे प्रैक्टिस में। बाहरी देशों में निश्चित तौर पर अपॉइंटमेंट के बाद ही पेशेंट देखा जाता है, और उसकी एक ज़रूरत और उसकी एक अहमियत को समझा जाता है कि उसको अपॉइंटमेंट मिले या नहीं मिले, और इमरजेंसी की अपनी एक अलग अहमियत होती है। तो क्या धीरे-धीरे हमारे यहाँ भी ये सिस्टम लागू हो जाएगा? इट हैज टू कम सर। अब देखिए, ये कोविड ने जो परिवर्तन आज के इस काल में लेके आया है, इस कोरोना काल में लाया है, इसके प्रभाव परिस्थिति में अगर हम देखें तो जो अपॉइंटमेंट लेने वाला सिस्टम है, बाकायदा एक प्रॉपर वे में आने वाला सिस्टम है, डॉक्टर्स को अपनी ओपीडी दिन के एक निश्चित संख्या पे सीमित करनी होगी, और पेशेंट यदि इमरजेंसी में है तो ओपीडी ना आते हुए सीधे हॉस्पिटल के कैजुअलिटी में जाए, वहां प्रॉपर सीएमओ को दिखा के डॉक्टर साहब से बात करे। इन सभी चीजों का चलन मेरा मानना है कि ऑलरेडी है, पर ये और पुख्ता होता जाएगा। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने पहले भी कहा कि उसकी स्थिति जब पेशेंट को पता चलता है कि पॉजिटिव हो गया, तब तरह-तरह के ख्याल और विचार मन में आने लगते हैं, और जो पहले जो तीव्रता थी, उससे जो घटनाएँ हुई, जो मौतें हुई है, वो सब चीज़ों का मंज़र उसकी आँखों के सामने घूमता नज़र आता है। पर अब कुछ लोग घर पर ही क्वारंटाइन हो रहे हैं पॉजिटिव होने के बाद भी। उन लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं? सर मैं तो यही सलाह देना चाहूंगा कि क्वारंटीन के कुछ नियम हैं, वो ही लोग क्वारंटीन हो सर्वप्रथम जिनके घर पे उस क्वारंटीन को सक्सेसफुली निभाने की व्यवस्थाएं हों। अगर आपके घर में एक सेपरेट रूम हो, बाथरूम हो, और आप सेपरेटली अपने जीवन यापन कर सकें तो आप क्वारंटीन हो। पर अगर अगर आपके यहाँ पे ये फैसिलिटीज नहीं हो तो बचे हुए घर वालों को भी इन रिस्क में डालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये संक्रामक बीमारी है।
हमको अक्सर फैमिलियल क्लस्टर्स मिलते हैं। हमको अभी पिछले हफ्ते भर में कई एक-एक परिवार के 20-20, 25-25 लोगों को आके एक साथ भर्ती होना पड़ा है। क्योंकि आप मान के चलिए कि वो प्रॉपर होम क्वारंटाइन ना होते की फैसिलिटी ना होते हुए भी अगर उसको ट्राई किया जाए तो ये टाइम नहीं लेगा सबको फैलने में। तो होम क्वारंटाइन अच्छा है, इंदौर ने तो होम क्वारंटाइन का उदाहरण पूरे भारत के सामने रखा है, बट होम क्वारंटाइन को प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और उसमें आपको सच्चाई बरतनी होगी। सिर्फ अपनी सुविधा देखते हुए हम कहानियाँ गढ़ लें, वो उचित नहीं है। कोरोना अपनी कहानियों पे नहीं, सच्चाई के आधार पे ही टैकल किया जा सकता है। डॉक्टर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव हो, तमाम सारे राजनेता और अधिकारी भी इसका खामियाजा भुगत चुके हैं। तो ये बात तो तय है कि कोरोना किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देखता, किसी छोटे या बड़े को नहीं देखता। वो सिर्फ जो उसके नियमों का पालन नहीं करता है, उसके लिए कभी भी खतरनाक हो सकता है। क्या कहते हैं ऐसे में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के साथ और कोई चीज ऐसी है जिसका पालन बहुत जरूरी है? सर, मेरा तो ये कहना है कि ये 3 चीज़ें हैं जो अपने हाथ में हैं। एसएमएस जिसके बारे में पिछली चर्चा में भी अपनी बात हुई थी, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजेशन। अगर देखा जाए तो इनके अलावा सिर्फ चौथी एक चीज़ वो ये है कि अगर जो लक्षण हैं, जैसे कि गले में खराश, बुखार आना या फिर घबराहट होना, नाक से सुगंध कम आना, स्वाद कम आना, बेतहाशा कमजोरी होना, अगर इनमें से कोई भी लक्षण आए तो आप जल्दी अपने डॉक्टर साहब के पास जाएँ और जल्दी अपनी कोविड की जाँच कराएँ। अगर आप इन 4 नियमों का पालन करें, तो अपन प्रैक्टिकल और साइंटिफिक वे में कोविड को बच पाएँगे, कोविड की जल्दी पहचान कर पाएँगे। मेरा मानना है कि यही चीज़ें हमारे हाथ में हैं। बाकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन कोविड का ये निश्चित है कि एयरबोर्न, फोमाइट स्प्रेड और शायद अब एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जिसके बारे में ऑफिशियली तो अभी पुख्ता हाँ नहीं मिली है, बट जिसके बहुत केस अब समझ में आने लग गए हैं। अब बिल्कुल इट इज ए रियलिटी। तो जो 4 चीजें प्रूवन है, अब हम उन पे रहें तो शायद हम इसको अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। सामान्यतः जो व्यक्ति आपसे कोई मिलता है तो उससे दूरी 6 फीट रखना जरूरी है, सामान्य व्यक्ति से भी? सर देखिए, किसी के भी चेहरे पे, किसी के भी व्यवहार से, किसी के भी कपड़ों से, किसी के भी पर्सनैलिटी से ये प्रतीत नहीं हो पाता है कि वो व्यक्ति कोविड संक्रमित है कि नहीं है। एक बहुत साधारण चीज़ है, हम सभी लोगों को कोविड का एक सस्पेक्टेड सोर्स माने और वो नियम और वो सोशल डिस्टेंसिंग के कायदे सभी जगह अप्लाई करें ताकि हम इस बीमारी से जितना हो सके बच के रहें। संभावनाएं क्या नजर आती है? वैक्सीन को लेकर तमाम सारी बातें चल रही है। संभावनाएं असीम हैं। मानव इस बीमारी के ऊपर विजय पाने की कगार पे है। हमारे पास अनेक दवाइयां आ गई हैं, रिसर्च कई रूप में आ गए हैं, जिन्होंने गंभीर से गंभीर मरीज को कैसे टैकल किया जाए उसके बारे में हमको नई-नई जानकारी दी है। मृत्यु हो रही है, अभी ऐसा नहीं है कि मृत्यु नहीं हो रही है, बट अगर आप देखेंगे तो मृत्यु दर में कमी आई है। हम कम से कम हर मरीज के लिए एक सॉलिड ट्रीटमेंट प्लान और प्रोटोकॉल पेश कर पाते हैं, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, एशिया हो, टोक्यो हो, एनीवेयर। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो आज इंदौर में दिया जा रहा है, दैट इज गोइंग ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मैं तो इसको लेके बहुत आशावादी हूँ कि बहुत ही जल्द अगर ये बीमारी का संख्या कम ना हुई तो कम से कम इलाज के मामले में तो हम इसको कंट्रोल करने में सक्सेस रहेंगे। सर, अमेरिका की बात करें, विश्व में सर्वाधिक केस अमेरिका में है। अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है और वहाँ की अगर अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, संसाधनों की बात करें तो काफी कुछ है। उसके बावजूद वहाँ पर केस बढ़ रहे हैं, इसको किस रूप में देखते हैं? सर, केस बढ़ने को लेकर आप ये भी देखें कि वहां पे द लेवल ऑफ टेस्टिंग इज एक्सट्रीमली हाई। वहां जितनी संख्या में टेस्ट करी जा रही है, चाहे चाहे शायद विश्व में कहीं पे भी नहीं की जा रही है। और ये अपने आप में सिद्ध करता है कि वो इस बात को किसी भी तरह से अंडर रिपोर्ट करने में यकीन नहीं रखते हैं। वो अपने नंबर्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। इस बीमारी की सच्चाई से वो खुद हमें अवगत करा रहे हैं कि हम सचेत हो जाएं। हम आज भी हमारे व्यक्तिगत स्तर पे इन आदतों को डालें ताकि अमेरिका जैसा हालत इंडिया में ना हो। और मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं इंडिया इज स्टिल बेटर ऑफ।
हमारे यहाँ की पब्लिक, हमारे यहाँ की आम जनता बिल्कुल इस बात को समझती है, और अमेरिका बाय शोइंग इट्स प्रॉपर डाटा ने हमको ये रास्ता बताया है कि हमें क्या नहीं करना है। शुरुआती दौर में ऐसा माना जाता था कि क्लोरोक्विन इसके एक दवाई के रूप में हो सकती है, इस पर एक प्रयोग किया जाता है। लंबी सारी इस पर जद्दोजहद चलती रही। भारत में भी हमारे पास क्लोरोक्विन काफी मात्रा में उपलब्ध थी। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की बात कर रहा हूँ। क्या इस समय उस दवाई का उपयोग हो रहा है? उस दवाई का अभी भी जो ऑफिशियल गाइडलाइन है उसमें मेंशन है, और पॉजिटिव आने के बाद में होम क्वारंटाइन केसेस में, माइल्ड केसेस में, मॉडरेट केसेस में उसका उपयोग अभी भी दर्शित है। अभी भी जो ट्रायल्स आते हैं उसके ऊपर उसका आकलन चालू है, पर बार-बार जो जोर दिया जा रहा है वो इस बात पे दिया जा रहा है, नंबर 1 उस दवाई का सेल्फ उपयोग ना किया जाए। ये एक ऐसी दवाई है जो अगर अनकंट्रोल्ड वे में ली जाए तो हानिकारक भी हो सकती है, तो उसको प्रॉपर सुपरविजन और टेस्टिंग के बाद ही ली जाए, नंबर 1। नंबर 2, इस दवाई में हमको ऐसा नहीं है कि 100% रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो इसके साथ में जो दूसरी ज़रूरी चीज़ें जैसे विटामिन्स, विटामिन सी, जिंक, विटामिन डी, और जो उल्टा पेट के बल या छाती के बल सोने वाली जो एक्सरसाइज है, इन सभी चीज़ों का पालन हमें करना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके इस दवाई के साथ में हम कुछ सक्सेस निकाल पाएँगे। रेमडेसिविर कितनी उपयोगी है? अत्यंत उपयोगी है। रेमडेसिविर को अगर माइल्ड से मीडियम केसेस में उपयोग में जल्दी लाया जाए, तो वो निश्चित रूप से फ़ायदा दे रही है। सीरियस केसेस में अभी भी इसकी उपयोगिता एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक बहुत बड़ी चीज़ ये हुई है कि व्यक्ति का एक बहुत बड़ा पॉज़िटिविटी फैक्टर इसके साथ जुड़ गया है कि अगर मुझे रेमडेसिविर मिल गई, तो मैं ठीक हो जाऊँगा। उस ड्रग ने एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण जगाई है, जिससे हम हमारे मरीजों को देख के अभी तक हमने जो उपयोग किया है, उसमें हमको निश्चित रूप से बीमारी की तीव्रता कम करने में मदद मिली है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि उसने सिंगल हैंडेड सब कुछ बदल दिया है, बट उसने बीमारी की तीव्रता को कम करने में मदद ज़रूर दी है। उम्मीद करते हैं सर, आप लगातार जो लोगों की सेवा करते आ रहे हैं और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इंदौर एक नया इतिहास रचेगा, कीर्तिमान रचेगा। और आपकी बार-बार तारीफ इसलिए करता हूँ कि मैं लगातार आपसे संपर्क में रहता हूँ और देखता रहता हूँ कि रात को 10 बजे और साढ़े 10 बजे तक भी आप मरीजों के साथ संघर्ष करते नज़र आते हैं। तो निश्चित तौर पर आपको सैल्यूट करता हूँ। आपके इस काम, आपके इस जज़्बे, आपके इस हौसले से शहर को एक अच्छा मुकाम हासिल होगा। बहरहाल, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भैया। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।